न्यू टेलीविजन की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन के साथ आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फरीद रईस इस्लामाबाद स्टूडियो से और आज विफाकी बजट पेश कर दिया गया है। विफाक वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर की जानिब से पेश किया गया ये विफाकी बजट और यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसा बजट जिसके अंदर कोई नए टैक्सेस तो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इकदाम और कुछ जो चैलेंजेस से निमटने के लिए जो चीज़ें की गई हैं, जो बजट तकरीर के जो चंद सीधा सीधा नुकात है ज़रा वो आपके सामने रख देते हैं। इसके अंदर जिसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 650 अरब रुपए मख्तस किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1108 अरब रुपए इसके लिए मख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ जो FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलेक्शंस और टैक्सेशंस के हवाले से आपकी जो कलेक्शंस हैं उसके ऊपर 4,963 अरब रुपए का जो टारगेट है वो रखा गया है। और इसके साथ ये भी बताया गया कि जी FBR के जो रेवेन्यूज हैं उनमें इजाफा हुआ है और इसके इसके साथ साथ जो वसूलियों का हदफ है उसको पूरा करने के हवाले से भी बताया गया है इस बजट तकरीर के अंदर। इस सब पर बात करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर और साथ साथ जरा तजिया भी करेंगे, रद्दमल भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा पाया, तजियाकारों की नजर से वो किस तरीके से देख रहे हैं। साथ साथ ऑपोजिशन इस बजट को कैसा देख रही है, गो के जो भी जमात ऑपोजिशन के अंदर होती है और उसको हुकूमत की तरफ से पेश करदा बजट हमेशा उसके अंदर फ्लॉज नजर आते हैं, उसके अंदर कमी कोताहियां नजर आती हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी जब बजट सेशंस चलते हैं, जब बजट तकरीर के बाद दोबारा बजट की जो सेशंस होते हैं उसमें तमाम तर चीज़ें बजट एक्सेप्ट और अप्रूव हो ही जाता है पार्लियामान के जरिए। इस पर बात करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आपका हैदर साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर खुर्रम एजाज साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। हैदर साहब आपसे आगाज करता हूँ, कैसे देख रहे हैं वैसे अगर रियलिस्टिकली बात की जाए तो किस तरह का ये जो बजट पेश किया गया है, किस तरह आपकी नजर में ये बजट कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब बहुत शुक्रिया। आप को बखूबी मालूम है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तनकीद बराए तनकीद करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑपोजिशन की जमात हो, अगर उसको कोई भी एक मुस्बत पहलू नज़र आए तो हमें उसकी पजीराई करनी चाहिए। यकीनन इन कोविड के हालात में ये टफ बजट था, लेकिन ये कह देना कि ये बहुत आला बजट है, ये बड़ा आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स बजट है जो कि ये होना चाहिए था, मैं समझता हूँ इसने बहुत ज़्यादा मायूस किया है ना सिर्फ इंडस्ट्री को, ना सिर्फ ताजिर कम्युनिटी को, बट पाकिस्तान के किसान को, पाकिस्तान के नौकरी पेशा तबकात को, खसूसन सरकारी मुलाजमीन को। और ये लफाजी का और आदाद शुमार का जो गोरख धंधा है, अगर आप मुझसे पूछते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसके अपने अंदर इतने तजादात मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये सब बिल्कुल फाइट फिगर्स हैं और ये अफसाने हैं, इनका वैसे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं वैसे है। हैदर साहब ये जो बजट है और जब भी बजट तकरीर आती है चाहे वो खा वो कोई भी हुकूमत क्यों ना हो, आप नहीं समझते कि फजिंग होती है, आदाद शुमार को गोरख धंधा तो बजट में हमेशा से रहा है, यानी आम आदमी को समझ नहीं आती है जो आदाद शुमार पेश की जाते हैं उसको तो अपना रिलीफ और बेनिफिट, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन, कीमतों में अशिया गिरानी में कमी, कीमतों में कमी, अशिया जरूरिया में कमी, तो आप नहीं समझते कि ये जो फजिंग और जो आदाद शुमार का गोरख धंधा है चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये तो गोरख धंधा है बजट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी दीदा दलेरी से, इतनी इतनी बोल्डनेस से कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया। मैं आपको एक बुनियादी बात बताता हूँ। लेट्स लेट्स एजुकेट आवर मैसेज, क्योंकि आपका आवाम में बहुत प्रोग्राम देखा जाता है, आपका चैनल देखा जाता है। एक बुनियादी चीज से आप एग्री करेंगे कि जब एक घराना या एक शख्स कहता है कि मेरी साल की इनकम जो है 10 लाख रुपया है, तो उसकी जो फैमिली है वो उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करती है। आप अपनी इस्तात के मुताबिक कि अगर मेरी साल में आमदन 10 लाख है तो मैं उसके मुताबिक में अपने अखराजात करूंगा, अपना फ्यूल खर्च करूंगा, घर का किराया दूंगा, बच्चों की स्कूल की फीस दूंगा। लेकिन जब आपके अखराजात ही 10 लाख ना हो और 50 लाख हों, और आप कहें कि जी मेरी इनकम जो है वो 10 लाख को मैच करेगी और हम इसको कर लेंगे, तो ये नॉन स्टार्टर है। अब आप मुझे ये बताइए कि 2018 में जैसी भी हुकूमत थी, PML नवाज की अच्छी थी बुरी थी, कतई नजर इस बात पे तो कंसेंसस है ना कि 5.8% GDP की ग्रोथ उन्होंने दी। उसके बाद 3,000
850 अरब एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्शन क्लोज की, यानी हम्म। जून 2018 में। उसके बाद ये चैंपियन हुकूमत जब आई, तो पहला साल तो ये नून लीग की बदहालियों में और माजी की हुकूमतों में जो है उनको मुरद इल्ज़ाम कि जी इतने हज़ार अरब कर्जा और हम मर गए और हमसे क्या होता, करंट अकाउंट डेफिसिट ये था। हालांकि इन्फ्लेशन उस वक्त 5 साढ़े 5% थी, उठा के ये 14.5% तक ले गए। अब 2 साल ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसने 2 साल में ₹1 भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखाई। हम्म। यानी 2019 क्लोज किया 3,900 अरब पे, जबकि टारगेट क्या था वो भूल गया सबको। लेकिन हैदर साहब, 5,500 जो अरब। आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो 5,500 अरब सुन 5.8 लेना। पीएमएलएन जब दौर के अंदर और एफबीआर की वसूलियां जो थी, इसके ऊपर एक और आर्ग्यूमेंट भी आता है। आप कहते हैं ठीक है कि ये इतनी ग्रोथ थी, ये सारी चीजें थी, लेकिन जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो ये कि ये तमाम तर चीजें फज थी या ये चीज आर्टिफिशियली ब्लोटेड थी, और जब उन चीजों का सद्देबाब किया गया पीटीआई हुकूमत की जानिब से, तो रियलिस्टिक फिगर्स तो यही थी जो पहले भी होनी थी, लेकिन पहले उसको ब्लोट किया गया, इन्फ्लेट किया गया। नहीं, ब्लोट कैसे आप कर सकते हैं? आप ग्रोथ को कैसे ज्यादा दिखा सकते हैं? आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, यू हैड लोएस्ट इन्फ्लेशन, आपके जो इंटरेस्ट रेट से स्टेट बैंक ने उसके हिसाब से रखे हुए थे। आप देखिए कि 3,900 अरब इन्होंने क्लोज किया पिछले साल, यानी 5,500 अरब का टारगेट। चले वो तो नून लीग ने नहीं ना रखा, इन्होंने खुद रखा था ना। और 3.3% इन्होंने ग्रोथ का टारगेट रखा। ग्रोथ आ गई 0.4% माइनस। आज एडमिट किया ना कि पिछले साल क्या हमारा रेवेन्यू कलेक्शन मुश्किल से 3,900 अरब होगा, हम्म। और अगले साल अब कह रहे हैं कि हम इस साल ये 5,500 नहीं कर सके, जिसमें कोविड के सिर्फ 3 महीने शामिल हैं। यानी अभी कोविड का नहीं पता कि क्या इंपैक्ट आएगा, और अगले साल ये कह रहे हैं कि 4,970 अरब हमारी एफबीआर की कलेक्शन होगी, जबकि खुद कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है शायद 2% भी ना हो। और जो इस वक्त जो आपकी क्लोज हुई है ग्रोथ, इसमें 2.7% तो एग्रीकल्चर सेक्टर की है, जो अब बुरी तरह लोकस अटैक में ठीक है। वो जो है घिर चुका है। और अगले साल आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रोथ नहीं देनी, तो इन्होंने कहां से टैक्स इकट्ठा करना है? ठीक, और यानी आप ये कह रहे 3450 हैं कि अरब रुपए का अनरियलिस्टिक, डेफिसिट यानी है। आप ये कह रहे ये हैं कि एक अनरियलिस्टिक कम जो। अज कम 1200 से 1500 अरब। फरीद, आप मेरी बात ये लिख लें, 1200 से 1500 अरब तो इन्होंने खसारा और छुपाया है। मुझे नहीं पता कि G20 की रिलीफ, आईएमएफ से जो इनको रोल ओवर मिलना है, फिजिकल स्पेस मिलनी है, वो रिलीफ, और पेट्रोलियम प्राइसेस में 450 अरब रुपया इन्होंने पेट्रोलियम की मद में रखा है। यानी आप इमेजिन करें कि कहां 100-120 अरब पेट्रोलियम में इकट्ठा होता था, 450 अरब ये रख रहे हैं उसके अंदर। तो ये एक अफसाना है। सरकारी ठीक है, मुलाजमीन को यानी हमें आप रिलीफ कह रहे देना हैं, था। आप कह रहे और हैं कि एक तो बात आप और कह रहे मुझे हैं कि फरीद रियलिस्टिक रियलिस्टिक फैक्ट्स नहीं नहीं है। है, और नहीं, मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूं ना, रियलिस्टिक मैं आपको अप्रोच नहीं बता रहा है। हूं। ये जो मैं जरा 50, हैदर एक साहब। मिनट, एक बात, एक पॉइंट ले लें फरीद। 50,000 रुपया एहसान कर दिया है कि जी सीएनआईसी की शर्त खत्म नहीं की, 50,000 को हमने लाख रुपया कर दिया। ठीक है। अरे भाई, आपने 50% तो पाकिस्तानी रुपए को डिवैल्यू कर दिया है हम्म। पिछले एक साल में। हम्म। तो जो आप 50,000 गिनते हैं, वो 50,000 तो है ही नहीं हम्म। इन रियल टर्म्स। तो आप जो लाख रुपया कर रहे हैं, जो 50,000 की चीज आती थी वो लाख की आती है, जिसको 30,000 का बिल आता था अब 60,000 का आता है। तो ये देखिए लफाजी है। ये अशराफिया का बजट है। इलीट को सपोर्ट किया गया, और वजीर आजम की 2 ATMs, एक सियाहत वाली और एक रियल एस्टेट वाली, उनके लिए, इंडस्ट्री के लिए जीरो रिलीफ, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जीरो रिलीफ, ज़राअत जिसने आपको रिलीफ दी, आपको ठीक ग्रोथ है। दी इस माली साल में, जीरो रिलीफ। राइट है, आप ये कह रहे हैं कि रियलिस्टिक फिगर्स नहीं है या रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, और अशराफिया के लिए ये बजट है। खुर्रम एजाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एफपीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रियलिस्टिक अप्रोच रही है इस बजट के अंदर? देखिए, अगर ये बजट आया होता और इस वक्त कोरोना नहीं होता, अगर पूरी दुनिया की मईशत जो है वो जवाल का शिकार ना होती, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे नहीं आ गई होती, 3 महीने का लॉकडाउन पूरी दुनिया में ना हो रहा होता, इंडस्ट्रियां बंद ना होती, दुकानें बंद ना होती, तो शायद हम कह सकते थे कि ये बजट थोड़ा सा बैलेंस बजट है। लेकिन बहुत सारे अगर इसमें शामिल हो गए ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये ऐसे ही लगता है कि नॉर्मली जिस तरह एक ब्यूरोक्रेटिक बजट होता है, इन्होंने बजट की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 5-6 महीने पहले, उस वक्त कोरोना नहीं था,
अब आप जैसे वजीर साहब ने फरमाया कि जी हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटीज जो है वो खत्म कर दिए हैं, जो जीरो रेटेड आइटम थे, तो ये तो एनटीसी की चेयरपर्सन जो आई थी 4 महीने पहले, वहां भी उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जो जीरो रेटेड आइटम है उस पर तो किसी किस्म की एडिशनल कस्टम ड्यूटी होनी नहीं चाहिए, वो तो रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी मानी हुई थी कि हमारा टैरिफ रेट हाई है। तो खुरम साहब, ये फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रद्द-ए-अमल वैसे क्या रहा? इस यकीनी तौर के ऊपर एफपीसीसीआई हुकूमत को, खा वो कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी तजावीज़, अपनी सजेशंस, रिकमेंडेशंस हुकूमत को देती होगी कि ये हमारी तजावीज़ रिकमेंडेशंस है, आप इस एरिया को, सेक्टर्स को, बिजनेसमैन को, बिजनेस एरियाज़ को आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी जो है वो बिजनेस और प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। जो तजावीज़ आप लोगों की तरफ से अगर कोई गई, क्या एफपीसीसीआई का इस बजट के बाद ओवरऑल रद्द-ए-अमल क्या है एज अ फोकल पर्सन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफपीसीसीआई? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी बहुत से एसआरओज अभी आने हैं, इस वक्त बजट स्पीच आई है, और जब बजट स्पीच आती है तो उसमें उसके बाद जब एसआरओज आना शुरू होते हैं, क्योंकि अब बजट फौरी तौर पे तो अप्लाई नहीं हो जाता, अब ज़ाहिर अप्रूव होगा और 1 जुलाई से होगा। लेकिन हमने ये कहा था कि जो सेल्स टैक्स है उसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए, हमने पूरी बुक बनाई थी, हमने ये कहा था कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो है वो कम किए जाएं। लेकिन असल बात यह है, जो मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के हवाले से, जो हमने इस वक्त जो एक तो होता है कि हमने इन राइटिंग दिया है, लेकिन उसके बाद जो हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई हैं, तो हमने ये कहा है कि अब चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो अब हमने ये देखना है कि हम अपना एक तो रेवेन्यू अचीव करना है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किल है कि कारोबार बंद है और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। लोग सिर्फ पाकिस्तान में बेरोज़गार नहीं हो रहे, आपने देखा होगा कि फ़्लाइट्स जब खुली हैं तो हमारे मुख्तलिफ ममालिक में जो एम्बेसीज़ हैं, कौंसलेट हैं, वहाँ हमारे पाकिस्तानी किस तरह बेरायार व मददगार पड़े हुए हैं और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तो पूरी दुनिया की और हमारी ओवरऑल कम हुई, और इसके साथ साथ जो हमें फॉरेन एक्सचेंज आती थी, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं वो भेजते थे, वो भी बेरोजगार होकर वापस आ रहे हैं। तो फिर ये जो 4,900 रुपए का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, एफबीआर का जो टारगेट दिया गया है इस बार, उसको आप कैसे समझते हैं कि वो भी क्या रियलिस्टिक अप्रोच रही है? पिछले जो 2018-19 का था वो 555 अरब रुपए का जो टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो सका। वो तो वैसे ही काफी एग्जेजरेटेड था, और इस वक्त हम जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि इस वक्त रेवेन्यू की बात नहीं है, इस वक्त बात यह है कि लोगों को हमने बेरोजगार होने से बचाना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इस बजट में भी कुछ वाज़ेह चीज़ नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम कैसे जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं वो अभी वाज़ेह नहीं है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को कैसे यहाँ पे माइल करना है, क्योंकि अब जब हमारे पास डॉलर कम आएंगे, हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बेरोजगार होकर वापस आ रहे हैं, तो हमने उनको, अब हमारे पास तो बेरोजगारों की काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद हो गई। तो अब जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, अगर कारोबार चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, तो कारोबार तो रेवेन्यू भी आएगा और आपको जो है यहाँ पे लोगों को जॉब भी मिलेगी। लेकिन इस वक्त जो है वो लगता यही है कि कोरोना को मद्देनज़र नहीं रखा गया और एक ट्रेडिशनल सा बजट बना दिया गया है। और इसमें जो अब जैसे मिसाल के तौर पे होटल इंडस्ट्री की बात करें, होटल इंडस्ट्री तबाह है, अब आप 6 महीने के लिए कह रहे हैं कि 1.5% से आधा % कर देंगे, 6 महीने नहीं। ये तो कोरोना बजट है, इसे तो पूरे साल के लिए रिलीफ देना चाहिए कि किस तरह कारोबार जो है वो चल सकता है। आपकी इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूट है, आपने देखा हमारा बहुत ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट हमारी कम हो चुकी है, इंपोर्ट जो है हमने करनी है क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमने ये कहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एक बोर्ड बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे जब तक अपनी लोकल इंडस्ट्री प्रोमोट होगी तो उससे क्या फर्क होगा। एक तो ये कि आपको फॉरेन एक्सचेंज जो आपका पैसा बाहर जाता है वो कम जाएगा, अब यहाँ रॉ मटेरियल बनाएंगे और इंडस्ट्रियां चलेंगी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चलेंगी। अब एसएमईज के लिए क्या रखा गया है, समीटा के लिए क्या, क्योंकि बजट ये जो हमें लग रहा है कोरोना की अगर इन्होंने बात भी की है तो ये है कि जी हम इतना सारा पैसा लोगों को बांट देंगे, या देखिए अगर किसी को पैसा देना या इमदाद करना वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो सोल्यूशन नहीं है। अच्छा खुरम साहब, एक्सपोर्ट के हवाले से क्या हमारा था, हमारी एक्सपोर्ट्स पहले माजी में एक्सपोर्ट्स हमारी काफी अच्छी रहती थी, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी था, वो उस तरह से नहीं था, उसमें उतना बल्ज नहीं था। एक्सपोर्ट्स कितनी मुतासिर हमारी हुई है इस कोविड की वजह से, और इन एक्सपोर्ट्स के लिए जो बिजनेसमैन है, जो ताजर बरादरी है, उसकी स्ट्रैटेजी में से क्या, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या रिलीफ मिलेगा जिसकी बिना पे आप अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो और ज्यादा जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अब सबसे पहले तो जो एक्सपोर्टर का पैसा है
वो उसको वापस देना चाहिए। इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कंपैरिजन करें कि हमने पिछली हुकूमत के मुकाबले में जो है इस वक्त रिफंड ज़्यादा दे दिए हैं। सर अभी तो लोग परेशान हैं। या तो आपने एक तरफ तो कहा कि आपने सारे जो लेबर है आपकी जो है किसी को निकालना नहीं है और उसको तनख्वाहें देनी है, और उसके लिए भी जब स्टेट बैंक कहता है कि जी हमने तो जब वो पैसा भी देना है आपको तो इंटरेस्ट लेना है उस पर, तो सर वो उसको वो लेने की ज़रूरत क्यों पड़े जब जो पैसा फंसा हुआ है अरबों रुपया जो है। आज भी लोग यहाँ परेशान खड़े हैं, बल्कि जिनके आरपीओ इशू हो चुके हैं उनको भी रिफंड नहीं मिल रहा। तो एक्सपोर्ट आपने बढ़ानी है, सबसे पहले तो एक्सपोर्टर का जितना पैसा फंसा हुआ है उसके पास तो ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उसको वो दें ताकि वो उसको दोबारा से इन्वेस्ट करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं और नए एवेन्यूज ढूंढें। राइट। तो सबसे पहले तो ये जो आपने बात की एक्सपोर्ट का जो किसी भी किस्म का पैसा जो रिबेट में है, सेल्स टैक्स में, सबसे पहले तो वापस देना चाहिए और इसके बाद हमें कुछ नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की तरफ भी आना चाहिए। और वही मैंने जैसे कहा कि अब हमने एक्चुअली अब हमारे पोजीशन वैसे ठीक हुई थी। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा हमाद अदर साहब ने कि हम इसमें हमारे जो इदारे हैं, हमारी फौज है और हमारे दूसरे इदारे हैं, उन्होंने काम किया। सी पैक की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बन गया, लेकिन शायद हम अपने मुल्क की मार्केटिंग नहीं कर सके अभी तक कि पाकिस्तान अब एक सेफ कंट्री है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे बिजली है, चाहे महंगी हो, लेकिन हम अपनी मार्केटिंग नहीं कर सके। अब हमने उसकी मार्केटिंग करनी थी और हमने ये कोशिश करनी थी कि जितनी फॉरेन इन्वेस्टर है उसको हम यहाँ पे कोई बजट में रखते कि 1 विंडो फैसिलिटी दे रहे हैं, वो यहाँ पे पैसा लाएं, हम उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सहूलियात देंगे। ऐसी चीज के ऊपर कोई वाज़े पॉलिसी नहीं आई। इंपोर्ट जो मशीनरी जो आएगी उसके साथ साथ वन टाइम बेस पे रॉ मटेरियल, जिस तरह हमने ऑटो के लिए निकाला था, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज के लिए मजीद कुछ और उसमें मराद देनी चाहिए थी। फोकस ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री जो है वो यहाँ लगे, और इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे यहाँ इंजीनियर जो हैं, हमारे बच्चे निकल के बाहर जाते थे और अब पोजीशन ये है कि बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, तो इनको कहाँ खपाएंगे हम। ठीक है। तो ये बजट बेसिकली ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडिशनल बजट है, इसमें कोरोना के पेश नजर और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड बजट ये नहीं है। राइट। आपने कहा कि यानी कोरोना और इंडस्ट्री उससे रिलेटेड जो है वो रिलेट करना चाहिए था, लेकिन कोई रिलेशन नजर नहीं आती है। ट्रेडिशनल और रिवायती से बजट आपके मौक़िफ़ के मुताबिक ये आपको लग रहा है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके बाद हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो मेरे साथ मौजूद हैं, साथ साथ खुर्रम एजाज प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और बजट के हवाले से मजीद बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से मजीद इकदाम थे जो लेने चाहिए थे हुकूमत को, और इस चैलेंज से अब निमटा कैसे जाए। बजट तो आ गया, अब बजट के बाद की जो हिकमत अमली है उसको किस तरीके से अमल दरामद उस पर किया जाए या अपना किरदार अदा किया जाए, बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद टेलीविजन की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन के अंदर। और हैदर जमान कुरैशी साहब, आपने बात सुनी खुर्रम एजाज साहब की जो बात कर रहे थे इस वक्त, कोई कोरिलेट नहीं कर रहा ये जो बिजनेसमैन है उनके साथ, इंडस्ट्री के साथ, और यूं महसूस हो रहा है, खुर्रम साहब ने कहा जैसे कि ये पहले ही बना दिया गया और बाद में इसको कोरोना बजट का महज लेबल तब्दील कर दिया गया। अब अगर एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात है, एक्सपोर्ट्स एरियाज के ऊपर तवज्जो अगर नहीं है, जिस तरह से खुर्रम साहब ने कहा, एक और बड़ी अहम बात की है कि जो रिबेट्स हैं, जो रिफंड्स हैं, हमाद अज़ीज़ साहब ने तो कहा कि रिफंड्स दिए और एज कंपैरेटिवली टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स इस बार उनकी हुकूमत ने ज़्यादा रिबेट दिए हैं। तो इंडस्ट्री से ये बात आती है कि रिबेट नहीं मिल रहा या रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर साहब बजट तकरीर में ऑन द फ्लोर कहते हैं कि हमने ये तमाम चीज़ें दी और ज़्यादा से ज़्यादा दी हैं। तो अब इसके अंदर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों में चीज़ें जो है वो अपने अपने एंड पर, क्या दोनों अपने अपने एंड पर ठीक कह रहे हैं या फिर कोई एक ठीक आपको नजर आता है? देखिए फरीद, आपने जो पहले सेगमेंट में बात की, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा कि हमें कुछ सॉल्यूशंस देने हैं। देखिए, तनकीद के अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त कोरोना के बाद जो दुनिया है और पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आना है और बहुत सारे सेक्टर्स में आ गया है। इनको चाहिए ये था कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स को और नीचे लाते, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत कम करते और इंडस्ट्री को, एसएमई को, छोटे सेक्टर को, ताजिर को ये वो कहते हैं ना पैकेज देते, सपोर्ट करते। ये इन्होंने मैसेज क्या दिया है कि ताजिर भी दुकान बंद करे और कंस्ट्रक्शन में चला जाए, 5-5 मरले के घर बनाए। जो एसएमई सेक्टर है वो भी अपनी फैक्ट्रियां बंद करे और वो भी इंडस्ट्री लगा ले या होटल लगा ले, यानी और लार्ज स्केल
आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सिवाय सीमेंट के जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, आपकी हाईटेक इंडस्ट्री है, आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इंडस्ट्री है, आपकी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की इंडस्ट्री है, आपकी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है। आप देखिए भारत 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट। आप लगभग 1 अरब डॉलर के करीब हैं। बड़ा आप वहां पोटेंशियल जाते है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप एक्सपोर्ट देखिए में ना, बड़ा आपने पोटेंशियल है आपने अगर टैप किया जाए तो। दुनिया ने अब ऑनलाइन ट्रेडिंग पे जाना है, स्टार्टअप्स, एप्स और इस तरफ आपने जाना है। दूसरी चीज ये है कि आपने अब लग्जरी आइटम्स में लोगों ने नहीं जाना, लोगों ने जाना है फूड आइटम्स में। पहले अपनी सर्वाइवल देखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास को अगर पैसे बचेंगे तो आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, होटलिंग भी करेंगे, पुरतयश चीजें भी खरीदेंगे। तो इनको उन चीजों को डिस्करेज करके फूड आइटम्स, आपके फूड आइटम्स में आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर का कंपैरेटिव एडवांटेज है। वीट, पैडी, मेज, शुगर केन, आप इसमें से, और आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप वहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सीपैक की वजह से आ गया है, आप वहां पे इंसेंटिव देते, सप्लाई चेन वैल्यू एडेड क्रिएट करते, हलाल फूड, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, हलाल मीट है, डेयरी है, लाइफ स्टॉक, जहां आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, जहां आप दुनिया को compete कर सकते हैं, वहां तो फोकस नहीं है। यानी टोटल ज़राअत के लिए 10 अरब रुपया रखा गया है और अल्ले तल्लों के लिए कई सौ अरब रखे गए हैं। तीसरी चीज ये है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि आपने सरकारी मुलाजमीन को तो सपोर्ट नहीं किया, आपने इंसेंटिवाइज किस तरीके से किया है। आपने जो फिगर्स दिए हैं, आपको जो रिलीफ मिला है, वो किधर है रिलीफ? पेट्रोलियम का रिलीफ आ गया, G20 का रिलीफ आ गया, IMF का रिलीफ आ गया, वो कहां नजर आ रहा है? आपने वो अफसाने सुना दिए। और पूरे बजट में मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 1 रुपए का रिलीफ नहीं बताया हमाद अजहर ने। पूरी तकरीर आप भी सुन लीजिएगा, कल प्रोग्राम करेंगे, मैं दोबारा बैठ जाऊंगा। मुझे बता दें कि अवाम को या किसी एक सेक्टर को इतने अरब का आपने FED बढ़ा दी, मशरूबात पे बढ़ा दी, या तो आप कहते हैं कि डाइट और हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और इस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं। हाँ 200, लेकिन हैदर साहब टैक्स भी तो नहीं बढ़ाया ना, वो क्या यानी आप जो बात कर रहे हैं ना रिलीफ की, अगर रिलीफ नहीं दिया तो वो टैक्स भी नहीं बढ़ाया उन्होंने। आप किस गलतफहमी में है कि टैक्स नहीं बढ़ाया? अभी तफसीलात आने दें, SROs आने दें, कई सारी ड्यूटियां, यानी और ये जो अफसाना है इस पे मैं जरूर बात करना चाहता हूं। 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स थे इस मुल्क के, आपने जो एक्सपोर्ट्स को जनरेट करते थे, जो आपका मेन ब्रेड एंड बटर है एक्सपोर्ट्स के, रिमिटेंसेस के अलावा, आपने उनके ऊपर लोकल सेल्स के ऊपर भी GST लगा दिया। यानी पहले वो 500-600 अरब अपना फंसा के बैठे हैं रिफंड्स की सूरत में, अब वो ट्रिलियंस आपने उनका पैसा हड़प कर लिया, अपना आप रेवेन्यू दिखा रहे हैं और फिर एहसान कर रहे हैं कि हाँ हम 50 अरब या 100 अरब हमने ज्यादा दे दिया। आपने 500-700 अरब तो रख लिया, उसके बाद सर्कुलर डेट जो 500 अरब था आज 2.3 ट्रिलियन है। सर्कुलर डेट आपकी डेट सर्विसिंग के बराबर चला गया है। वो इनकी नालायकी और नाकामी की वजह है। इसी तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं, आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है? आपने एक्सपोर्टर को इंसेंटिव ही नहीं दिया। सही कह रहे हैं, आपने हाईएस्ट मार्कअप रखा हुआ है, उनका पैसा रखा हुआ है, उनके लिए वबाले जान है, इनकम टैक्स हो, कस्टम हो, सेल टैक्स हो, इनके जो इनके भेड़िए उनकी दुकानों पे बैठे हैं, उनके उस पे बैठे हैं, कारखानों पे बैठे हैं। इसके बाद चौथी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि आपने जो है अपने जो लोग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, उसको आपने उठाना था। जो घरेलू खवातीन काम कर रही हैं, जो फैसलाबाद में, मुल्तान में कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको आप इंसेंटिव करते, अपने मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को आप शोकेस करते। वहां आपने कोई तवज्जो नहीं दिया। आपने जो है बिल्कुल एक बाबू एक IMF का बजट पेश कर दिया है जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। हमारे FPCCI के दोस्त हैदर साहब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये बाबू बजट, यानी बाबू बजट आपने कहा इसको कि एक बाबू बजट पेश कर दिया गया है, रियलिस्टिक इसके अंदर कोई अप्रोच नहीं है। खुर्रम एजाज साहब से भी जो बात हुई वो भी इसमें कोई मुतमईन नजर नहीं आते एज FPCCI के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। इस पर जरा बात करते हैं। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त जो बात चल रही है कि गो के बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल थी जी, बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इकनॉमिकली भी, हेल्थ वाइज भी, तमाम चीज़ों के अंदर कोविड की वजह से। इसमें बजट पेश हुआ, लेकिन इस बजट से
रियलिस्टिक अप्रोच के हवाले से कोई रद्दमल सामने नहीं आ रहा, चाहे अपोजिशन हो चाहे वो ताजर बरादरी हो, यानी वो उसको रियलिस्टिक अप्रोच नहीं करार दे रहे और तनकीद हो रही है इस चीज़ के ऊपर, चाहे वो बिजनेस के ऊपर हो, चाहे वो दीगर शोबाजात हो, एग्रीकल्चर हो या FDIs के हवाले से बात हो। तो अहमद साहब, क्या वजह है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं नजर आ रही है इस बजट के अंदर? देखें, रियलिस्टिक अप्रोच तो बिल्कुल नजर आ रही है। वो अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स अभी बता देता हूँ। इजाजत है अहमद साहब, सबसे आपका फीडबैक लेने के लिए ही हमने आपको ऑनलाइन लिया है। जी जी, देखें, पहले तो आप देखें पाकिस्तान के जो फॉरेन डेट थे, ये जब हमने टेक ओवर किया था तो 73.5 बिलियन डॉलर थे, जो कि अब तकरीबन नियरली 2 इयर्स गुजरने के बाद दे आर 76.5 बिलियन डॉलर। तो ये भी एक कारनामा है कि 2 साल में ये कोई बहुत बड़ा इसमें इंक्रीज नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन डेट्स हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ? उसमें कोई इतना कोई वरी सम फिक्र करने वाला नहीं कि अगर इजाफा हुआ भी है तो उसमें तकरीबन 82% जो है ना, वो पुराने जो लोन्स थे हमारे, जो हमने अपने मुख्तलिफ अदारों को गिरवी रखा हुआ था, प्लेज किया हुआ था लोन्स के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। अच्छा अहमद साहब, इसमें वैसे कितना हुआ, यानी वरीसम हम कहाँ जाके परेशान हो? वैसे चले ये आज हम आपसे पूछते हैं कि हमारी वो लिमिट क्या हो हमारी, कि जहाँ पे आके हमें परेशान होना चाहिए कि अब हमारा इतना फॉरेन डेट हो गया है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर 73.5 से 76.5 बिलियन डॉलर पे चला गया है, तो ये तो एक मामूली इजाफा हुआ ना, कि जो हमें इनहेरिटेंस में मिला, हमें जो लोन। इसके बाद देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी इकोनॉमी को थ्रेट था, वो था करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, जो कि 19.5 बिलियन डॉलर से इस वक्त 3.3 बिलियन डॉलर पे आ गए। आप कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो लोअर डाउन हो गया, ठीक है, चलें। देखें, 19.5 बिलियन डॉलर से 3.3 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर गवर्नमेंट के जो अखराजात थे उसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स जो अडॉप्ट की गई, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। इसके अलावा देखें, एक और अचीवमेंट जो कि कंपैरेटिवली अगर आप पास की गवर्नमेंट देखें तो स्टेट बैंक से कोई 1 रुपया कर्ज भी नहीं लिया गया, जो कि माजी में एक बड़ी रवायत थी स्टेट बैंक से। सर, क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है? आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं तो जो अभी आपको बात कही है मैं उसी के ऊपर कायम हूँ। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि मौजूदा हुकूमत ने क्या रिकॉर्ड बोरोइंग नहीं की है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि टोटल जो बोरोइंग है उसका 82% जो है वो पुराने कर्जे अदा करने के लिए। मैं इंटरनल बात कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल डेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल लोन्स की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट बैंक और दूसरे इदारों से जो बोरो किया जाता है, इंटरनल लोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, स्टेट बैंक से तो मैंने अभी जैसे आपको स्टेटमेंट दी है कि स्टेट बैंक से तो लोन लिया ही नहीं है, 1 रुपए का भी लोन जो है स्टेट बैंक से नहीं लिया गया। ये एक अनट्रेडिशनल सी बात है जो कि पास्ट गवर्नमेंट से अगर हम कंपेयर करें। फिर आप ये देखें कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो वो 9.5 बिलियन डॉलर थे, आज वो 18 बिलियन डॉलर है। तो ये तो है जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोरोना से पहले हम जिस तरह से टेक ऑफ कर रहे थे, ये वो सारे इकोनॉमिक। अच्छा चले, आपने मुझे जो फॉरेन रिजर्व्स की बात है, आपने कहा टेक ओवर जब आपने किया तो एट दैट टाइम इट वाज 9 बिलियन डॉलर्स आपके थे। इस वक्त 17-18 जो भी है, मैं तकरीबन सुन रहा था 17 या 18 इस वक्त है, मुझे मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी इसकी। मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जो है ओवरऑल, क्या आप एग्री नहीं करते इससे कि इस वक्त अहमद साहब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है? यानी पिछली गवर्नमेंट से ही चले कंपेयर कर लें, क्या इतनी इन्फ्लेशन पहले हुई? जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी जो है, वो जो कुवत जो शरह-नमू है आपकी, जो डेवलपमेंट है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो भी माजी की हुकूमतों के मुकाबले में उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम है। क्या इससे भी आप डिसएग्री करेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए जो पॉइंट्स आपको, जो अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं, जीडीपी ग्रोथ बुरे नहीं बताए। सर, इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन भी तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना? जी जी, इन्फ्लेशन भी बिल्कुल है और जीडीपी ग्रोथ भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। जी, देखिए, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब की अगर आप स्पीच सुने तो उसमें उन्होंने कोई इन चीजों को कंसील करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो हमने पहले रिपोर्ट की थी उससे भी कम हुआ है। उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों माजी की हुकूमतों में जो था उससे कम हुआ है ना, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है।
तो जीडीपी ग्रोथ जो है ये तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है इसके ऊपर, हाँ। इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं है, इसमें तो कोई आपको फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो है वो खुद इस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सर इस 2 साल हम- के अंदर आपकी हुकूमत के अंदर अगर जीडीपी ग्रोथ है तो इसका मतलब है 2 साल के अंदर गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है फिर लो हुई है, यानी कम है कारकर्दगी। अच्छा, आप अगर सिर्फ उसको एक इकोनॉमिक इंडिकेटर से मेजर करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी नहीं 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 चॉइस मैं नहीं 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 तो आपको अहमद साहब बिल्कुल भी मैंने नहीं, तो आपको मैं कतन मैंने नहीं, तो आपको देखें कतन नहीं, आपको कतन नहीं, मैं किसी एक चीज को ओवरऑल से बिल्कुल भी नहीं कर रहा। डेफिनेटली देखें, एक मैंने पॉइंट तो- के ऊपर मैंने मैं तो- पूरा उसको देखें ना, स्प्रेड नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने तो आपको फॉरेन डेट से, मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट से, मैंने आपको फॉरेन रिजर्व से, मैंने तो आपको एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप ले लें, एक्सपोर्ट्स, अच्छा चले एक्सपोर्ट्स के हवाले से बताएं आप मुझे। ले लें। फरीद मैं इधर साहब आता हूं जरा सा, मैं अहमद साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मैं खुर्रम एजाज साहब भी बैठे हुए जरा सा यहाँ पे, जो उन्होंने मुझे सूरत हाल बताई एक्सपोर्ट्स की। मैं आपसे सुनना चाहता हूं अहमद साहब, क्योंकि आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए एक्सपोर्ट्स या बिजनेस ताजिर बिरादरी के हवाले से क्या किया? इसमें तो आप मेरी स्टेटमेंट कोई जरूरत नहीं है, एप्टेमा की स्टेटमेंट जो है एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा क्या? हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखें जो हुकूमत को मसाइल थे, जो मुश्किलात थी, जो हुकूमत में आने के बाद कि आप बिल्कुल एक बैंकरप्सी के एज के ऊपर थे, और हुकूमत ने 2 सालों में जिन मुश्किल हालात में हमारे तो देखें अदारे जो हैं वो गिरवी रखे हुए थे, आपके एयरपोर्ट्स, आपके मोटरवेज, आपका पीटीवी, आपके कितने ऐसे अदारे थे जो कि प्लेज हुए थे, हमने तो उनको भी रेस्क्यू किया, हमने तो डेट भी वापस किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि 82% तो जो हमने डेट लिया है वो सिर्फ पुराने कर्जे वापस करने के लिए लिए है। ये तो एक इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था कि जो पिछला वो अदा कर रहा था। और इसके साथ साथ जो है आप देखें कि जिस तरह से माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ हुकूमत ने स्टांस लिया है, जो कि एक मुश्किल जंग है, ये कोई आसान जंग नहीं है। आज अगर हम पेट्रोल के हवाले से हमने कीमतें कम की हैं तो पूरा कार्टल खड़ा हो गया है कि उन्होंने कहा कि कमी कर दो ताकि हुकूमत दबाव का शिकार हो जाए। सर जी बात ये है अहमद जवाद साहब, वो जो कार्टेल है उस कार्टेल को, क्या वो कार्टेल हुकूमत से ज्यादा मजबूत है? क्या वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मिंट करके ले जा रही हैं, क्या उनके ऊपर क्यूमुलेटिव 40 मिलियन का फाइन लगा देने से क्या वो ये कार्टेलाइजेशन बंद कर देंगी? क्या वो कार्टेल जो कि आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो जो उन्होंने होर्डिंग हेजिंग की है, क्या वो उससे मुनाफाखोरी की वो इरादा बनाए नहीं बैठे? तो क्या रियासत से, स्टेट से ज्यादा ताकत, क्या उनको एक्सपेल आउट नहीं किया जा सकता? उनके लाइसेंस कैंसिल करें, उनको पाकिस्तान से अगर वो यहाँ पर है तो उनको हटाएं यहाँ पे। आप हुकूमत में सर, आप गवर्नमेंट में रहते हुए अपोजिशन है, अगर वो कार्टेलाइजेशन है तो सर रियासत से बढ़ के तो कार्टेलाइजेशन नहीं हो सकती। मुझे इसका जवाब देने दें। आपको जनवरी 2015 में आप नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान पेट्रोल के क्राइसिस का रिकॉर्ड उठा के देख लें और मुझे ये भी बता दें कि हुकूमत ने उसके ऊपर क्या एक्शन किए। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो पेट्रोल की शॉर्टेज है, ये इस वजह से है कि हुकूमत ने गैर मामूली कीमतों में कमी की, जिसको रेजिस्ट किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अच्छा एक मिनट हैदर साहब, I'll come to you and खुर्रम एजाज साहब, but first I would like to take खुर्रम से जरूर इनपुट ले लें। हैदर साहब just keep your points with you। ये सब गलत बयानी हो रही है ना शो पे। मैं आपको मौका देता हूं ना, मैं जरा अहमद साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। भाई आपकी इंक्वायरी है फेडरल गवर्नमेंट की, मैं अहमद जवाद साहब, अहमद साहब एक मिनट, अहमद साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल का मामला है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमतों में कमी की, जिसकी वजह से, मुझे एक बात बताएं कि ओगरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जी ये गलत बात कर रहे हैं। इनकी अपनी काबीना में रिपोर्ट पेश हुई है ऑयल शॉर्टेज के ऊपर, और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि पीएसओ को और जो एनर्जी मिनिस्ट्री ने 2 महीने लॉकडाउन में कहा कि आप इंपोर्ट नहीं करें, और लोकल रिफाइनरीज को कहा आप भी शट डाउन कर दें। तो जब आपने पीएसओ तो गवर्नमेंट ओन्ड है ना, जब पीएसओ ने फ्यूल नहीं मंगवाया तो क्या वो भी कार्टेल का हिस्सा है? और अब ये ऑयल मार्केटिंग के ऊपर डाल रहे हैं कि कीमत कम हो रही है, तो चले उन्होंने की होगी शॉर्टेज, लेकिन आपने खुद डायरेक्टिव इशू किया। मुझे एक बात बता दें हैदर साहब, मैं अहमद साहब से जरा एक बात पूछना चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अहमद साहब एक बात मुझे बता दें, क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओगरा के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसके अंदर यह बात तय नहीं है कि कोई भी सूरत हाल हो, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो 21 रोज तक बिला तातुल
फॉइल फ्यूल फराम करने की मजाज हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो? सर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, असल ये में लाइसेंस की ये जो कंडीशन है। मैं सर वही बात कर ये रहा हूँ ना, मैं ऑर्डर- कंडीशन ये ऑफ दैट लाइसेंस की अंडरस्टैंडिंग condition से है। मेरी मुराद तो उसका जवाब लाइसेंस दिया है, करें ना, साइनिंग ऑफ द ये पैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द तो ओएमसी। ये लाइसेंस की कंडीशन है। ये जो ओएमसी लाइसेंस मिलता है उसमें एफिडेविट होता है कि हम 21 दिन का स्टॉक रखेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अहमद ये साहब। लॉ की रिक्वायरमेंट है। जी मैं पहले तो मेरी दरख्वास्त ये है कि हैदर साहब जो है ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। ये मैं दो सवाल मेरी ये यही थे, मैं या यही तो हैदर साहब उनको से कि मैं सुनने की उनके हिम्मत पैदा उनसे मैं करें। पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। आप जरा अपना अपनी बात करें हैदर साहब, मैं सवाल आपकी मेरे से तरफ करते आता हैं, हूँ। जवाब वो देना चाहते हैं, मतलब उनको इतना फरीद शौक है साहब, जवाब फरीद देने साहब, का। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बजट की तरफ हम आप- दोबारा आपको आएं। सवाल जी हाँ, मैं आता हूँ, मेरी फरहत request है साहब। कि ये दोनों सियासी पार्टियां मैं बिल्कुल आता हूँ। अहमद साहब इसका जरा देखिए, जवाब दे दें, मैं ऑयल फिर खुर्रम कार्टेल- साहब को और जरा हैदर साहब को इसके अंदर लेता हूं मैं कि अल्टीमेटली ओवरऑल एक बुरहान के बाद दूसरा बुरहान, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा अहमद साहब, देन आई विल मूव फॉरवर्ड सर। जी देखें, मैंने ऑयल के हवाले से बताया, एक तो ये है कि चंद एक रोज के अंदर ये जो है पेट्रोल की जो मसनूई किल्लत पैदा की गई ये खत्म हो जाएगी। ये उसी तरह से जैसे कि जब आटे की किल्लत हुई थी तो बड़ा अपोजिशन ने शोर मचाया और मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की, मैंने कहा ये आज आप बात कर रहे हैं, चंद दिनों बाद आपको आटे के हवाले से ना तो शॉर्टेज मिलेगी और ना आपको कीमतों के चले हवाले से चले कुछ ठीक है, बिकॉज आई हैव टू इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग सर। डॉक्टर नासिर इकबाल साहब भी मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे। ही इज एन एक्सपर्ट इन पाइट से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ लेकर आए, बिकॉज इन बिटवीन द डिस्कशंस जो हमारी चल रही थी और आपने में ज्वाइन किया। ओवरऑल आप कैसे वैसे देख रहे हैं? अहमद साहब तो कह रहे हैं, आपने डिस्कशन सुनी होगी अहमद जवाद साहब की, वो कहते हैं जी कि हमने जो ओवरऑल जो डेट्स हैं वो हमारे कोई वरीसम पोजीशन में नहीं है, जो एक्सटर्नल हमारे डेट्स हैं। उसके बाद करंट जो अकाउंट डेफिसिट है, उन्होंने कहा जी 19.5 बिलियन से वो कहते हैं 3.3 बिलियन पे लेकर आ गए। उन्होंने कहा जी जो 9.5 बिलियन डॉलर जब हमने टेक ओवर किया तो हमारे पर रिजर्व थे, नाउ वी आर एट 18 बिलियन। तो सर वाकई इंडिकेटर्स हैं एंड फॉर दैट वी शुड अप्रिशिएट द पीटीआई गवर्नमेंट इन दिस चैलेंजिंग सिचुएशन। देखिए, अगर थोड़ा सा हम बजट को समझना चाहें ना तो दो चीज़ें समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के पास क्या था इस वक्त आवाम को देने के लिए और आवाम से लेने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या था। तो इन दोनों सिचुएशन को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि ना उन्होंने कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया बल्कि कुछ टैक्स में उन्होंने रिडक्शन दी और ना ही कोई एक्स्ट्रा पैकेज दिया कि आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाएगी। अगर हम सास प्रोग्राम की बात करें तो 208 बिलियन इन्होंने रखा, जबकि पिछली दफ़ा 200 बिलियन था। तो कोई इतना बड़ी जंप उसमें भी नहीं आया कि हम कहें कि इन्होंने बहुत बड़ा जंप दे दिया। इसके अलावा अगर हम कहें कि जी बिजनेस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा पैकेज दिया गया तो वो भी नहीं। हाँ, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट लेवल पे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें विन विन सिचुएशन हो। तो क्या वाकई विन विन सिचुएशन बन गई? मेरे ख्याल में तो अभी विन विन सिचुएशन, अगर हम अपनी वीक सिचुएशन को देखें इस वक्त के गवर्नमेंट के पास क्या था तो उस वक्त उसमें सबसे बेस्ट सिनेरियो ये, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगाए नहीं और अगेन वो तकरीबन 27% ज्यादा टैक्स एज्यूम कर रहा है कि अगली दफा हमारी कलेक्शन होगी तो कैसे होगा। और अगर हम ये भी देखें कि कोरोना कितना एक्सपैंड करेगा, रियलिस्टिक अप्रोच रही? रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा गया वो कैसे अचीव है। कोरोना बजट जिसको नाम दिया गया, क्या वाकई कोरोना को सामने रखते हुए बजट आपको नजर आता है? कोरोना बजट इसलिए है कि दोनों तरफ से कोशिश ये की गई है कि गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना डाले ताकि जो बिजनेस पहले से नीचे बैठा हुआ है उसको कोई एक्स्ट्रा और बर्डन ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने रिलीफ देने की कोशिश की। जिसके लिए लॉकडाउन खोला, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूर दिहाड़ीदार तबके के लिए, उसके लिए कुछ नजर आता है इस बजट में आपको? देखिए, दो चीजें हैं कि अवाम, एक आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी को रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे मिल सकता है? गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा पैकेज दिया, ये एक हेल्पफुल। क्या एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूम देने से सारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है? उसी पे आता हूँ ना वापस कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का क्योंकि लिंक अज्यूम किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा है बाकी इंडस्ट्रीज के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने इतनी अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि वो जो गवर्नमेंट की असम्पशन थी कि हम एक बहुत बड़ा बूम लेके आएंगे इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो पॉसिबल नहीं हुआ। अगर आप आम रूटीन में जाके देखें तो जो इस पैकेज के साथ एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए थी वो पॉसिबल नहीं हुई। मैं जरा आता हूं खुर्रम इजाज साहब, आपसे भी जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। साहब आपसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा, समराइज्ड रिमार्क्स चाहिए होंगे आपसे, वक्त चूंकि कम है। खुर्रम साहब, जिस तरह से बात की अहमद जवाद साहब ने कि एप्टमा की रिपोर्ट पढ़ लें आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से, सर यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? सर आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो ये बात ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है
और जो हम हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ना देखें, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स जो हैं उस पर भी हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। एक्सपोर्ट के लिए टीडैप की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये भी आगे जाके एक वाइट एलिफेंट बन जाएगा, क्योंकि टीडैप में जो फंड है वो एक्सपोर्ट के लिए कम इस्तेमाल होता है और उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो कोई तकरीबन 60-70% बढ़ गए हैं। ये इस प्रोग्राम की वसातत से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कह दूं कि एक्सपोर्ट भी कम हुई है और टीडैप के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसा कि अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि बाकी हलाल फूड की मार्केट बहुत ज़्यादा है, सी फूड की मार्केट बहुत ज़्यादा है, फ़िश फार्मिंग है, हम सर्जिकल में आ सकते हैं, हम इंजीनियरिंग गुड्स में आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात यह है कि देखें, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारा इससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। हमने तो सिर्फ ये कहा कि कि अभी जो है इस कोरोना के बाद आम आदमी की जो बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, वो कम हो चुकी है। इसमें कोई मेरा ख्याल है किसी को मेरी बात पे एतराज नहीं होगा। सर मैं आपकी हमने करना क्या है, अब हमने अब हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। मैं सिर्फ एक मिनट आपका लूंगा कि इस वक्त जो आप देखेंगे जो लोगों को रिलीफ की उम्मीद थी, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यहाँ पे हमारे इंपोर्टर्स जो हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पोर्ट पे कार्गो पड़े हुए हैं और अली जैदी साहब ये फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमने बहुत बड़ा रिलीफ करवा दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। वो केपीटी पे रिलीफ देना सिर्फ 5% है और वो जो दूसरे वहां पे शिपिंग कंपनीज या प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। इसी तरह अब लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कैसे बढ़ाई जाएगी, जैसे सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि कारोबार जब बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए ठीक है सर, यानी आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है आपके पास और इसके साथ साथ जो है वो कारोबार के मौके वही आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा सकती है। हैदर साहब, ये जो बातें आपने सुनी है समराइज में चाहूंगा आपसे, डिटेल पे तो बड़ी दूर तक हम जा सकते हैं, बट जो पॉइंटर्स अहमद जवाद साहब के थे इस सिचुएशन के अंदर जो वो कारकर्दगी गिनवा रहे, सर यू एग्री विद इट? सर हाउ कैन आई एग्री विद इट, क्योंकि वो सारे हकायक से मुनाफी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 जो हुकूमत थी ना, हमने 17 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट दी है। नून लीग की हुकूमत भी 23 साढ़े 23 अरब तक गई और वो 25 अरब नहीं कर सकी। और ये जो हुकूमत है जो कहते हैं कि एप्टमा कहती है एक्सपोर्ट बढ़ी है, हाँ, अगर 16 अरब डॉलर को आपने 17 अरब डॉलर कर दिया है तो आप उसको एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ मार लें। आपने डॉलर को 40% 50% गिरा दिया, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा दी, ये बात समराइज करते हैं बिकॉज़ आई हैव टू टेक द ब्रेक। मैं समराइज कर रहा हूं, मैं पॉइंट वाइज समराइज कर रहा हूं ना, तो ये गलत बात है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, ये गलत बयानी की गई है। दूसरी बात, कहते हैं स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया। अरे खुदा का वास्ता है यार, 15,000 अरब आपने 2 साल में जो है बोरो कर लिया है। तरीकाकार डिफरेंट कर लिया है। पहले आप स्टेट बैंक से बोरो करते थे, अब आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल के जरिए ऑक्शन करते हैं और बैंक जो है वो प्लेसमेंट करके खरीद लेते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरह मेरे भाई कारोबारी लोग हैं, उनके लिए पैसा नहीं बचता। तो ना आपको बेस रेट आपने को 5% और कम करना चाहिए। करंट अकाउंट पे जरा आ जाए ना, करंट अकाउंट पे आ जाए। कम करनी चाहिए। तेल इतना सस्ता हो गया, रिलीफ दें, इंडस्ट्री को रिलीफ दें, ताजिर को रिलीफ दें, किसान को रिलीफ दें। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए विच विल जनरेट जॉब्स, विच विल जनरेट टैक्सेशन। लेकिन ये इसमें उस तरफ गए ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ बना बनाया बजट आया IMF का और पेश कर दिया। राइट हैदर साहब, आई हैव टू थैंक यू सर बिकॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, बट वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, बातें बहुत ज्यादा है, बट थैंक यू सो मच हैदर ज़मान कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। इसी के साथ साथ खुर्रम एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद जवाद साहब थैंक यू सो मच कि यू ज्वाइंड अस। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद मजीद बजट के हवाले से हमारी अपडेट्स और जो ट्रांसमिशन और जो दूसरी चीजें वो जारी रहेंगी। हमारे साथ रहिए। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। हम अफवाज पाकिस्तान के भी मशहूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफायतशारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। बजट पेश कर दिया गया है और हर तरफ अब इसी का चर्चा भी है। यकीनी तौर के ऊपर तमाम हलकों में इसी पर बात हो रही है। हुकूमती बजट, हुकूमत की तरफ से बजट तजावीज़, सिफारिशात और आम आदमी के लिए रिलीफ, सरकारी
जो मुलाजमीन है वो भी यकीनन इस वक्त जो है वो मायूसी का शिकार होंगे, क्योंकि तनख्वाह और पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं किया गया। जो माहिरीन है वो तो ये कहते हैं कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो कोविड के बाद खासतौर के ऊपर जो सूरत हाल है उसमें अपने तई हुकूमत ने जो बजट था वो इसी तरह का ही बजट पेश कर सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ कोविड का जो इशू है गुज़िश्ता 5-6 माह से है, लेकिन उससे पहले की जो कारकर्दगी है जो नाक़िदीन है मौजूदा हुकूमत के, वो उन पर इसलिए भी तनकीद करते नजर आते हैं कि अगर कोविड से पहले की जो सूरत हाल है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद पीटीआई की हुकूमत ये कहती है कि चूंकि ये ऐसा बड़ा बहरान है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें हिल गई हैं, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो उसके लिए भी इससे नबरदाजमा होना कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन जब कोविड से पहले की बात की जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो ये मौक़िफ़ पेश करते नजर आती है कि हमें जो हुकूमत मिली वो इस हालत में नहीं थी, उसका ख़जाना खाली था, तमाम इदारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे, उसके अंदर वो दमखम नहीं था। तो जो हमें हुकूमत मिली है विरासत में पिछली हुकूमतों से जो इनके पास ट्रांसफर हुई है वो इस काबिल नहीं थी, जिसकी वजह से इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश थे। और उन्हीं चैलेंजेस को ठीक करने के लिए ये हुकूमत अपना काम भी कर रही है और उसको ठीक करने की कोशिश में भी लगी हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इस वक्त बात करेंगे हम जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं कि सिराजुल हक साहब इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिराजुल हक साहब। इस हुकूमत की इस सूरत हाल में, कोविड की सूरत हाल में जो बजट पेश किया सिराज साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत इससे अच्छा बजट और पेश नहीं कर सकती थी? बजट तो है और इस वक्त हर चीज महंगी है। एक पाकिस्तान में मौत सस्ती है। बजट में जो तजवीज़ात हुकूमत ने ऐलान किए हैं वो आम आदमी के मफादात के लिए नहीं है। हमारे ख्याल से क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी कौम मुतासर है, तो कम अज कम हुकूमत उस इजाफा को वापस लेगी जो इनके आने के बाद दवाई की कीमतों में हुआ है। 200 गुना इजाफा हुआ है, 300 गुना भी इजाफा हुआ है। लेकिन दवाइयों की में इजाफा मजीद हुआ, कमी तो नहीं हुई। हमारा ख्याल के लिए हेल्थ सिक्योरिटी पर तवज्जो देगी ताकि आम आदमी के लिए अपनी सेहत के हवाले से इलाज मुआलजा आसान हो, लेकिन कोई उलझन नहीं है। हमारा ख्याल था कि फूड सिक्योरिटी पर तवज्जो देगी, लेकिन आपने लेकर के फूड सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। हमारा ख्याल था कि ये एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए कोई इनकलाबी काम करे। ठीक, मुतासर हुए है किसान, दहकान, काश्तकार मुतासर हुआ है। 1000 अरब से ज्यादा नुकसान उनको हुआ है। इस बजट में उस हवाले से कुछ नहीं है। सुबह को जो मिलता है, जिस बुनियाद पर सुबह बजट बनाएंगे, उसमें कमी हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान की मईशत में दिल की हड्डी का किरदार अदा करते रहे, उसके लिए एक स्कीम भी उन्होंने नहीं डाला। अच्छा सिराजुल हक साहब, ये जो ग्रोथ की बात है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो एक इंडिकेटर होता है बड़ा किसी भी मुल्क की तरक्की में। उसके तरक्की को इंडिकेटर या उसको नापने के लिए ये एक फैक्टर है। ये जो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ है, जिसका हुकूमत ने भी कहा कि जी नेगेटिव है और उन चीज़ों, क्या आप समझते हैं कि वाकई ये कोरोना की वजह से जो है वो ये जीडीपी ग्रोथ मजीद नीचे हो गई है, या कोरोना की वजह से महंगाई की शरह जो है वो अपने बुलंद तरीन सतह के ऊपर है? नहीं मेरे प्यारे भाई, देखिए कोरोना की वजह से तो हुकूमत को बड़ा फायदा हुआ, इसलिए कि IMF ने भी और दूसरे ममालिक ने कर्जों में इनको जो रिशेड्यूलिंग की है और जो सहूलत दी है, उससे तो हुकूमत के बारे में न्यारे हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से कबल इस हुकूमत के आने के बाद मईशत का जो कबाड़ा हो गया है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर ये कोविड-19 का वबा ना होता तो आप देखते हैं कि ये मईशत उससे भी ज्यादा खराब और बर्बाद होती। तो अपोजिशन के लिए भी यही सवालिया निशान है, लेकिन उसके बावजूद, वो सवालिया निशान के बावजूद भी जो है वो किसी तरह की रेजिस्टेंस हमें नजर तो नहीं आती है सिराज साहब।
अगर मैं इस वक्त का जो पोजीशन है, आप जानते हैं कि पीपल पार्टी की अपनी एक हुकूमत है सिंध में, तो वो मरकज की किरदार अदा करने की बजाय यही सोचता है कि अगर सिंध की हुकूमत महफूज रहे और वो चले तो उसके लिए काफ़ी है। अवाम, पाकिस्तान के अवाम क्या करे क्या ना करे, ये उनका इशू नहीं है। मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी शहबाज शरीफ साहब है, जो बदकिस्मती से कोरोना वायरस के शिकार भी हो गए, लेकिन उनका भी विजिटेशन करना या बजट या एज अपोजिशन अपना किरदार अदा करने की बजाय सबसे ज्यादा तो ये है कि उनके अपने कैसे किस तरह हल हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास तो बड़ी एक वाज़ेह स्पेस है जमात इस्लामी के पास, और ओपन स्पेस है कि अगर PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसलियतों का शिकार है या उनके अपने अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से वो खुल के रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो जमात इस्लामी ऐसी सूरत हाल में अवाम के लिए उठेगी सिराज साहब, इस बजट के बाद अवाम के लिए उठकर एहतजाज करेगी या किसी तरीके की गवर्नमेंट अवाम की आवाज़ बनेगी? देखिए, ये कोरोना वायरस के दौरान जाहिर है हर इंसान को अपनी सबसे पहले तो अपनी सेहत, अपनी ज़ात, अपना घर, लेकिन आपने देखा कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने इस पूरे वबा के दौरान रिस्क लेकर अवाम की खिदमत की है, और कराची से लेकर साल तक हर गली, हर चौक और हर पे आपको अल खिदमत फाउंडेशन के वर्कर नजर आएंगे। लेकिन अब आप इस तजवीज़ से मेरा इत्तेफाक है, अब जमात इस्लामी अपना किरदार जरूर अदा करेगी। आपको याद है कल भी अरसदा में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, बाजौड़ एजेंसी में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, स्वात में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, पिशावर में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी बेशुमार मसाइल से दो चार है, बेचारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको सुनने वाला नहीं है। दूसरा ये कि मेरे अपने मुशाहिदे के मुताबिक दूर दराज इलाकों से जो बीमार आते हैं पेशावर या इस्लामाबाद, पेट्रोल नहीं मिलता है ताकि अपनी बीमार को यहाँ तक पहुँचाए। जमात इस्लामी जरूर इनकलाबी किरदार अदा करेगी और आवाम की भरपूर तर्जुमानी करेगी। उसका तरीक़ाकार किस तरीके से होगा सिराज साहब, क्योंकि जो बजट है उससे तो आप मुतमईन नजर नहीं आते हैं, यानी इस सिचुएशन में तो बजट में तो आवाम को समझाने की जरूरत है कि इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, ये वायरस ज़द्दा बजट है, एमएफ के कहने पर तैयार किया गया है और वही पुरानी चीजें हैं, लेबल नया लगता है, वज़ीर खजाना पेश करने वाला कोई नया आदमी होता है। इसलिए पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और PTI की माशी पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं है। ये कहते हैं कि हम मदीना की इस्लामी रियासत बनाएंगे, लेकिन उसी तरह सूदी निज़ाम को एज इट इज रखा गया। आज भी यानी आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बजट पेश करने में तीनों जमातें एक ही तरीक़ाकार रहा और वही पॉलिसीज हैं जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो अपनाती रही हैं। 100% एक कल्चर, एक ही दर से डिक्टेशन लेने वाले और सिर्फ हुकूमत अपनी हल्कों के लिए या अपने जाती मफादात के लिए, इसके लिए अगर कोई चीज होती तो हर एक को बारहा मौका मिला है। पीपल पार्टी को अल्लाह ने बार बार मौका दिया है, मुस्लिम लीग को अल्लाह ने बार बार आजमाया है और ये तो बहुत कम अरसे में आजमाए गए। इसलिए एक ही चीज है जो उनके लिए वो बजट बनाकर उनके हाथों में कमा देती है, और वही बजट है कभी हमाद साहब पेश करते हैं, कभी इसाफार साहब पेश करते हैं और कभी पीपल पार्टी का वज़ीर खजाना पेश करते हैं। तो इसलिए हमारे सेनेट में एक मिनिस्टर ने कल बताया कि पिछले हुकूमतों में तो मैं पीपल पार्टी में था, आज मैं PTI के साथ हूँ। तो मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक ही तरह के लोग हैं, इनकलाबी नहीं है, विजनरी नहीं है, बासलाहियत भी नहीं है, न जमहूरियत का वो कोई फिक्र है न आवाम का। इसलिए अब एक इनकलाबी जद्दोजहद के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए और वो इनकलाबी जद्दोजहद जमात इस्लामी ही कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। आप अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे जो बजट 2021 माली साल के हवाले से आज पेश किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। हमें मजीद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली कंवल शोज़ेब साहिबा,
उनसे बात करते हैं, जो कि तर्जुमान है हुकूमत की इकानमी के ऊपर भी। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उसी के साथ साथ हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन और ये मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और ये साहब कि आप हमें ज्वाइन करें। कमल साहबा, इस वक्त जो बजट आपका है, वो बजट चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो तज्जियाकार हो, वो तमाम की तरफ से तनकीद का सामना हो रहा है आपको, और यही कहा जा रहा है कि उमूमी तौर के ऊपर कोरोना बजट का नाम तो दिया गया, लेकिन उसको उस तरीके से रिलेट नहीं किया गया, आप वो चीजें नहीं उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया जिन फैक्ट्स को, जिन अवामिल को सामने रखते हुए इसे तैयार करना चाहिए था। आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगा इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। मैं अभी सुन रही थी सिराजुल हक साहब बड़ा तंजो निश्तर, वो क्या कहते हैं, तुंदो तंज निश्तर बरसा रहे थे, और मैं हैरान हो रही हूँ कि एक सियासतदान होके वो सारे सियासतदानों को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। मैं इन्होंने सबकी हिस्ट्री बताई है, मैं सिर्फ इनकी बता दूं कि ये हमेशा डिक्टेटरों की जमात रही है और हमेशा एक लूजर्स की जमात रही है जिसने कुछ भी नहीं किया, कभी भी सिर्फ तनकीद करना इनका काम है। आपकी जमात के साथ भी तो रही थे 5 साल, भी मॉरल केपीके में जमात इस्लामी तो आपके साथ हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा। बहुत बड़ी गलती थी, हमने इन पे ट्रस्ट किया और उसी का अभी तक खुमियाजा भुगत रहे हैं। और ये आज तक जो सेनेटर की कुर्सी इंजॉय कर रही है वो भी उसी इलाक का नतीजा है कि सारे वोट पीटीआई के दिए में, लेकिन तनकीद करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते हैं। तो थोड़ा सा सिराजुल हक साहब अगर जमात और इस्लामी का नाम साथ लगा ही लेते हैं तो थोड़े से इस्लामी इक़दार को मेरे ख्याल में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ये काइंडली, मेरी आवाज़ मुझे इको बहुत आ रहा है, ये एडजस्ट करा दें, मैं आपके अब सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, बजट को हमने जब देखना है, और यह जान मकबूल साहब बैठे हुए हैं और बड़े मैं इनका रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े सीनियर सीजन ब्यूरोक्रेट हैं, और हर जो टाइम गुजरता रहा है उसके तनाजुर में हम बात करते हैं। मैं इनके सामने बात कर रही हूँ इनकी इजाज़त से। हर दफ़ा के मौरूज़ी हालात को और उस वक्त की जो अवेलेबल स्पेस होती है, एक फिस्कल स्पेस है और दूसरा जो दूसरे हालात है, जिस तरह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, जो मईशत के हालात हैं, उसके तनाजुर में आपने हमेशा बजट को डिस्कस करना होता है। इसको हम कभी भी डिस्कनेक्शन में या आइसोलेशन में एक बजट को डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जी ये तो 2 साल में ही आजमाए गए हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक गैर मामूली हालत है। ये उसी तरह के हालात हैं जैसे कि एक जंग की हालत होती है, और नॉर्मली जंग के हालात में आपको बजट्स या जो भी इकोनॉमी होती है उसको बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आज जो बजट दिया गया है ये बेसिकली एक वॉर फुटिंग पे जिस तरीके का बजट आ सकता है, ये उस तरह का बजट है। बिकॉज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप ऑप्टिमिस्टिक बजट देते हैं और उसमें आपकी टैक्स कलेक्शन, एफबीआर की परफॉर्मेंस पे हमने लास्ट ईयर दिया, सारा कुछ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तो आपने लास्ट ईयर 555 अरब रुपए का आपने टारगेट दिया था रेवेन्यूज कलेक्शन का, तो वो तो रियलिस्टिक नहीं था। उस पे आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वो रियलिस्टिक नहीं था, ऑप्टिमिस्टिक जरूर था, इसलिए कि जब आप बड़ा टारगेट रखते हैं तो फिर अगर आप उसमें कुछ थोड़ी कमी बेशी हो तो उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर टारगेट ही छोटा रखेंगे तो फिर क्या कलेक्ट करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली 16 से 17% हमारा उस एफबीआर के टारगेट्स में इजाफा हुआ और हमने अच्छा खासा कलेक्शन हमारी बढ़ी है, जो कि पिछले कई सालों में बढ़ नहीं सकी थी। अच्छा, मैं सिर्फ एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दूं, फिर आप जो बारीक नुक्ते उठाएंगे मैं कोशिश करूंगी जवाब दे सकूं। अब इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में हमने लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं इम्पोज किए हैं, जो कि शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लगाते, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसको हम एक बड़े एग्रेसिव तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहे थे, वो हम कंटिन्यू करें, ताकि जिन लोगों ने ब्लैक मनी अभी भी संभाली हुई है वो हम निकलवा के और सामने ले आए। सेकेंडली ये है कि इस ओवरऑल इस बजट में कोशिश ये की गई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस को नीचे लाया गया है। उसकी रीजन ये है कि प्राइवेट सेक्टर जब ग्रूम होता है, बिजनेसेस बढ़ते हैं तो रोजगार पैदा होता है। इस वक्त अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस इस तरह हैं कि तकरीबन 1.5 करोड़ अवाम, आपको मालूम है पाइट की रिसर्च आई थी, हालांकि अभी हमारा जो एक लेबर वो होता है सर्वे वो नहीं हुआ, कि 1.5 करोड़ अवाम का खदशा हमें आया है कि ये बेरोजगारी की तरफ गए, जो दिहाड़ीदार और दूसरे लोग हैं जो डायरेक्टली बिजनेसेस के साथ, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन
के साथ जुड़े होते हैं। तो आवाम की फ़ायदे के लिए 20,000 ऐसी रॉ मटेरियल हैं जिसके ऊपर ड्यूटी मुकम्मल जो है वो ख़त्म कर दी गई है ताकि उसमें हम ये बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकें। तो ओवरऑल आपको पता है ग्लोबल इकोनॉमी में -3% है इस वक्त, ग्रोथ नीचे आई है, और उसमें पाकिस्तान ने एक ऑप्टिमिस्टिक एक अच्छा बजट दिया है, कोशिश की है, और जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं उसमें हमने अपने ऑप्टिमिज्म को जाने नहीं दिया है और रियलिस्टिक अप्रोच को भी सामने रखा है। और यह साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कोविड, मैं एक सेकंड मुझे एक जुमला कंप्लीट करने दे। जो अनसर्टेनिटी है कोविड-19 की वजह से हमारी जिंदगियों में इस टाइम पे, और एक हम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियली हम एड दे सकें जो अब तक हुकूमत ने दी है। और एक चीज का मैं क्रेडिट लेना चाहूंगी कि इस पूरे रीजन में आप देख लें 9 हफ्ते के अंदर अंदर जितने स्विफ्टली हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त कैश ट्रांसफर किए हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसकी मिसाल आपको कहीं नजदीक और दूर में नहीं मिलती। सबसे मेन इस रीजन में अगर कंपैरिजन करना है तो इंडिया से कर लीजिए, 34% वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आवाम को ले गए, और कोविड-19 या कोरोना की स्प्रेड भी उनकी बड़ी है। तो उर्फे आम में कहते हैं 100 लितर ते 100 गंडे, वो दोनों खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया था, उसकी वजह से अभी तक हमारा सूरत हाल काफी बेहतर है। चले मैं औरिया साहब को जरा ले लेता हूं। और प्रोपेगेंडा वो अलग बात है। ठीक है, मैं औरिया साहब को जरा ले लेता हूं, जिसमें आपने 2-3 बातें कही और इन्हीं पॉइंट्स को मैं औरिया साहब के सामने रखता हूं। औरिया साहब, पहली बात तो जो बात इस वक्त क्रेडिट पीटीआई की गवर्नमेंट इस बजट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन पे ले रही है वो ये कि जनाब एक्स्ट्रा टैक्सेस कोई भी नहीं लगाए इस चीज के अंदर। अच्छा, फिर जो बात की है कमल साहिबा ने कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको मरूज़े खातिर रखा है और इसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट के अंदर रखा है ताकि आगे चल के रोजगार के मौके पैदा हों। अच्छा, फिर तीसरी बात कही कि जो क्रेडिट ये कहती हैं कि हम लेना चाहते हैं वो ये कि जो स्विफ्ट कैश ट्रांसफर्स है रीजन के अंदर कहीं भी इसकी मिसाल इस तरीके से नहीं मिलती है। तो अनिल साहब, ओवरऑल बजट के ऊपर आपका टेक क्या है? आप इसको वाकई आप समझते हैं कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक रियलिस्टिक बजट है? और जो 3 पॉइंट्स कमल साहबा ने कहे हैं, आप समझते हैं कि वाकई इस पे क्रेडिट पीटीआई का बनता है? देखें, गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान के बजट को मैं बहुत गौर से पढ़ता भी आया हूँ। बाद दफ़ा मैं एक तवील अर्सा फाइनेंस के अंदर भी मैं इस बजट मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा भी रहा हूँ। एक बात आप मुझे ये बजट जो है कोई बाकी 29 सालों से मुख्तलिफ बजट नज़र नहीं आया। ये एक ब्यूरोक्रेट का कट कॉपी पेस्ट बजट है और वैसे ही था और वैसे चला आ रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान में बजट की मैं कभी भी इसलिए कहता हूँ कि बजट जब बन रहा हो, पेश हो रहा हो, उस पर तबसरा मत करो, इसलिए कि ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसके ऊपर पूरा साल किसी ने कभी अमल नहीं करना होता। 1973 ऑनवर्ड जो बजट बने हैं, आप तारीख उठा के देख लें, इंक्लूडिंग पीटीआई के 2 बजट के, पूरे साल उन बजटों के ऊपर कभी अमल नहीं हुआ। खास शहबाज शरीफ का बजट उठा लें, इतने एजुकेशन में रखे, इतने हेल्थ में रखे, और 2 महीने के बाद वो सारे के सारे रीअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, इससे मेट्रो बना ली जाएगी, इससे फला बना लिया जाएगा। इसी तरह इनका भी बजट की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। उसी तरह कोई किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना इनकलाबी सूरत हाल जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं हुई। 1000 अरब रुपया कहते हैं हम ज्यादा इकट्ठा करेंगे, नए टैक्स नहीं लगाए तो कहां से इकट्ठा करेंगे? वो चाइना मदद दे जाएगा, सऊदी अरब दे जाएगा, फलां जगह दे जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने उस 1000 अरब जो अलहदा इकट्ठा करना है, ज्यादा जो अपने इकट्ठा करना है हदफ से, उसके लिए आप 3-4 महीने के बाद कुछ और टैक्स लाएंगे। तो ये बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आपने 1000 अरब, अच्छा, या आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप स्टेट बैंक को कहेंगे हमारे लिए नोट छापो। जब आप नोट छापने को कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप एक जबरदस्त सूरत हाल खसारे की लेके आएंगे और उसके साथ साथ लोगों के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, बहुत सारी। अच्छा, आप देखें, आप कोई एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज की भी तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सोच रही होगी ना, खास तौर पे वो इदारे जो कि आपके खसारे में। जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या बेचेंगे? चलो मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान टेलीविजन बेच देंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू में? स्टील रह क्या गया बच बेचने के लिए? आपको पाकिस्तान के पीआईए बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे? नहीं बेची जाती। देखे ना, आप बजट जब बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि आप क्या बेचेंगे ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में। बेचने को रह क्या गया है हमारे पास? अच्छा, सबसे बड़ी दूसरी एक और चीज अर्ज करूंगा आपको, ये इसको छोड़ दें इस वक्त। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया।
मैं ब्यूरोक्रेसी में जब हम बच्चे होते थे तो जिन डिप्टी कमिश्नरों की दफ्तरों में हम जाते थे उनके कमरों में बैत की कुर्सियां होती थी जो अंग्रेज के जमाने में थी। आज आप पटवारी के कमरे में चले जाएं, आपको पटवारी के कमरे में एसी लगा हुआ मिलेगा, साथ उसको शानदार किस्म का सोफा मिलेगा, आपको तहसीलदार के कमरे में मिलेगा। इनकम टैक्स का ये ऑफिस 70s के अंदर आप किसी को बताइएगा वो चले जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर के कमरे होते थे, फाइलों से भरे हुए होते थे, उसी के अंदर अरबपति लोग जो जाके अपनी फाइल जमा करते थे। आज वो इनकम टैक्स की बिल्डिंग को देख लें क्या सूरत हाल है। GOR जो है उसके अंदर अरबों रुपए आप खर्च करते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे करते हैं, उसके सारा को आपने 1 रुपए के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस खत्म नहीं किया, इसलिए कि आप ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में खिलौना बन चुके हुए इन 2 सालों के अंदर। उन्होंने जिस तरह आपको कोई 1 रुपए का जो अगर मुझे बजट का डेफिसिट नजर आया हो तब उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपने तब्दीली लाने की कोशिश की। आप शबरजादी को लेके आ गए, शबरजादी वहां FPR में आ गया। अब शबरजादी की पूरी जिंदगी जो है इनकम टैक्स अफसर से लेके कमिश्नर से लेके ट्रिब्यूनल के सामने पेश होते सर कहते गुजरी है। वो एक नॉन एंटिटी आदमी था, उसको पता ही नहीं था ये फाइल क्या है, ये ब्यूरोक्रेट करते क्या है, ये क्या चीज है, ये किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो फेल हो गया बेचारा, एंग्जाइटी पेशेंट होकर बाहर चला गया, उसको अंदाजा ही नहीं था। यही आपने बाकी महकमों के साथ किया कि आपने उन लोगों को, अब मैं तकलीफ से बात कर रहा हूं, आपने उन लोगों को एक्सपर्ट समझ के उन महकमों के ऊपर उनको ठीक करने के लगाया जो कि फॉरेन रिटर्न थे। अब उनको उनका पाकिस्तान का कोई तजुर्बा ही नहीं था, उनका अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या करना है। उन्होंने, मैं जी हार्वर्ड में पढ़ाता रहा हूं, ओ भाई हार्वर्ड में पढ़ाने वाले को अलग नहीं पता होती पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की। आपने, यही वजह है कि आपका बजट जो है आज तीसरा बजट है, आपका तीसरा बजट बिल्कुल नवाज शरीफ, जरदारी, अपना जुनेजो, जमाली, इनके बजट से कोई मुख्तलिफ बजट नहीं है। रहेगी बात कोरोना की, यानी टीम नहीं है ना, और ये अपनी सब जगह यानी टीम मौजूद नहीं है इनके पास। दुनिया में हमेशा एट्रोसिटीज के साथ बजट बनाए जाते हैं। विल देखें, टीम की बात नहीं, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। विल होती है, मैं एक मिसाल देता हूं, जो हमारे सामने मुल्क हैं उन्होंने ख्वाब देखे और ख्वाब देख के पूरे किए अपने। मैं जनूबी कोरिया की मिसाल देता हूं आपको। जनूबी कोरिया के आज से 70s की मिसाल ले लें, 70s में हमारे ऊपर $30 अरब से भी कम डेट था, जनूबी कोरिया के ऊपर $120 अरब का डेट था। हमारा जो फौज का बजट था वो $4 अरब था, जनूबी कोरिया का बजट $12 अरब था। हमने सिर्फ 17 साल जंग लड़ी हुई, 17 दिन जंग लड़ी हुई थी और 6 दिन हमने 71 की लड़ी थी। उन्होंने 4.5 साल नॉर्थ कोरिया के साथ जंग लड़ी थी, कोरियन वार आपको मशहूर है, 40s के अंदर हुई। हमारे अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वहां पर 24 सालों में 19 प्राइम मिनिस्टर आए थे, 24 सालों में 19 वजीर आजम। हमारे यहाँ आइन की तब्दीलियां होती थी, उन्होंने उनके यहाँ आइन की तब्दीलियां इतनी होती थी कि हुलिया बिगाड़ दिया उन्होंने 9 अमेंडमेंट्स करके। हमारे यहाँ सूबाई खुद मुख्तारी का मसले थे, वहां 4 सूबे से आपस में लड़ कैशर करते थे। कोई एग्रीकल्चर बेस नहीं था, कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। आज उन्होंने एक काम किया, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए, उन्होंने कहा हम इन इंस्टीट्यूशन को छेड़ने नहीं देंगे, हम इनको खड़ा करेंगे। और कंटिन्यूटी इंस्टीट्यूशन की हुई, 90 आर्टिकल से लेके 110 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हिलने नहीं दिया। आज वो कोरिया जो है दुनिया की बडिंग इकोनॉमीज में है, 400-450 उसकी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, और क्या वो चीजें बना रहा है। ये होती है विल। उनका एक प्रेसिडेंट जो था उसको पकड़ के कान से ले गए थे, अंदर बंद कर दिया था। उनका और डेमोक्रेसी है वो भी नहीं है। और मिसाल मतलब बड़ी, हम पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि हम मिसालें किससे देते हैं। मतलब हमने कोविड, हम इंडिया की क्या मिसाल दे? इंडिया में, दुनिया में, इंडिया इज द बिगेस्ट झोंपड़ पट्टी, इंडिया इज द मोस्ट पुअर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच सकते हैं, कभी इंडिया जाके तो देखें। आप सुबह सवेरे ट्रेन से सफर करें, आपको लाखों लोग जो हैं वो ट्रेन के साथ जो है रफा हाजत करते नजर आएंगे। 65% के पास तो वहां टॉयलेट नहीं है। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से कंपेयर की जाती है, या पाकिस्तान का सेटअप उसके साथ कंपेयर किया जाता है? जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसमें पटना से, उड़ीसा से पटना गया हूं, बच्चियां जो है लालटेन लेके हाथ में खड़ी होती हैं, और वो इसलिए खड़ी होती हैं कि कल को ट्रक वाला आएगा और रात गुजार के 5 रुपए दे जाएगा, उनकी जिंदगी गुजर जाएगी। ये इतनी तो वहां गुर्बत है उसकी हालत की। अब चाइना से क्यों कंपेयर नहीं करते कि इन्होंने एक सिस्टम किया, लॉकडाउन किया, पूरे का पूरा सिस्टम, उसने उस सिस्टम से निकलने नहीं दिया। और आज वहां पर उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल पेश किया। और ये दुनिया पूरी ये पता है क्या कह रही है कि कोरोना जब खत्म होगा तो एक फिक्रा कह दुनिया, इस वक्त मैं आज गार्डियन का आर्टिकल कि कोरोना जब खत्म होगा तो दुनिया ये बात जान लेगी कि जमहूरियत फेल हो गई है।
ये ये आपने एक बड़ा पॉइंट आपने दिया और एक बड़ी बात आपने जो रेफरेंस दिया गार्जियन के अंदर कि जब कोरोना खत्म होगा तो दुनिया जान लेगी कि जमहूरियत फैलूगी, तब होगा क्या। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कमल साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, आपसे मजीद इस पर बात करेंगे और यस आपसे मजीद बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहेंगे बजट के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं कमल शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना तनवीर साहब की तरफ जरा चलते हैं और राना साहब से जरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस बजट के हवाले से कि PMLN इस बजट को किस तरीके से देख रही है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं बजट के था नहीं, लेकिन मैंने जो उसके सेलियंट फीचर देखे हैं टीवी पे, वो किसी तरीके भी से भी खुशाइंद नहीं है कि हमें ना तो हर चीज में जो इकोनॉमी है उसमें माइनस ग्रोथ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो, या ये वैसे कभी हुआ नहीं है कि आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे माइनस में जाएंगे। माइनस में जाएंगे, ये हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बेस है कि मैंने देखा कि जब कोई चीज हमें सपोर्ट ना कर रही हो तो 2% ग्रोथ जो है ना GDP की हर सूरत होती है। आज तक 2% से नीचे एकदम पार्टी का जमाना था, तो उसमें ग्रोथ बाकी सारी जीरो थी, तो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से 2% हमारी ग्रोथ हो GDP। तो अब अगर ये इसी तरह करेंगे और दूसरी जो जिन्होंने जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की है फंड्स की, वो भी किसी तरह भी कोई बंदा नहीं कह सकता कि किस तरह जनरेट करेंगे ये। अच्छा रान साहब, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है और साथ साथ मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं कि ओवरऑल जो इस वक्त जो एक तो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, फिर तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं हुआ है, तो मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि जो फिगर्स हमारे पास हैं या जो बजट पेश किया गया है, आप समझते हैं कि जो कोविड है उसी की वही वो बुनियादी वजह बनी है जिसकी वजह से ग्रोथ भी जो इतनी कम हो गई, इन्फ्लेशन भी चली गई, या फिर इसके दीगर अवामिल भी साथ में हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी को पेश आई? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि कोविड पे आप उसको कवर लें। कोविड तो भी हुआ है, ये आप लेफ्ट से कि ये मार्च से आपका शुरू हुआ है और आपने कौन सा कोई एक लॉकडाउन किया है, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, सही लॉकडाउन कहता है कि जिसको किया जाता है। तो ये बात जो पहला जो पूरा साल है वो किधर गया? तो उस वक्त कौन से ये तीर मार रहे थे? तो मैं ये नहीं समझता कि इस वजह से इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें पहले ही हम कहते थे, और दूसरे जो इंटरनेशनल इनके हमारे एजेंसीज हैं या वो अदारे हैं जो असेस करते हैं, वर्ल्ड बैंक है, मोदी है, या सारे, उसमें वो सारे के सारे इसको माइनस पे कह रहे थे। पहले वो कह रहे थे 2 पे आएगी, फिर उन्होंने 1 पे आएगी, फिर उन्होंने माइनस पे जाएगी। अब कोविड का कवर करना या कोविड की वजह से कौन सा इन्होंने ऐसा लॉकडाउन किया जैसे आप कह सकते हैं कि जी बहुत बड़ा असर पड़ा? लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को फर्क तो पड़ा ना रान साहब, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं फर्क तो उन सबको ही पड़ा ना। बात करने लगा हूँ, जो इनके रेवेन्यू टारगेट थे, ये मार्च से पहले 400 बिलियन शॉर्टफॉल थी उसमें, 400 बिलियन में कह रहा हूँ आपको। तो आप अगर 9 महीने में या 8 महीने में आपकी शॉर्टफॉल 400 है, तो आपका टारगेट किधर गया? आप वहीं आप खड़े हैं कि आप 4000 पता नहीं 100 200 कितनी इन्होंने। लेकिन वो तो कमल साहब ने जो बात की, मेरा भी सवाल ये था कि जो लास्ट ईयर जो आपके रेवेन्यू टारगेट से 555 अरब की जो थे, उन्होंने कहा कि जी हम ऑप्टिमिस्टिक जरूर थे कि एक बड़ा टारगेट रखेंगे तो एटलीस्ट उसके करीब कलेक्शन कर लेंगे। तो सर ऑप्टिमिस्टिक होना गलत तो नहीं है? नहीं, ऑप्टिमिस्टिक ठीक है कि आपने रखा, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपने 300, उसमें 250 300, हमारा देखे ना जिस तरह हमने 1900 पे लिया था और उसको 4000 पे लेके गया, जब हमने 5 साल बाद छोड़ा तो उसको मोर देन डबल हमने कर दिया। तो अभी शॉर्टफॉल बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये बड़ा ऑप्टिमिस्ट था और बड़ा एम्बिशियस टारगेट था जो, लेकिन उससे चले 300 कम हो जाता, 400 कम हो जाता, 500 हो जाता, 600 हो जाता, 700 हो जाता, ये तो किसी तरीके से भी नहीं पहुंचे। मेरा हाल है ये तो मोर देन 1000 से नीचे चले गए, 45 भी नहीं कर सके। आपके सामने है ये सारा कुछ। तो ये इस तरह ना करें कि आप समझें कि जी कोविड की वजह, या ये बिल्कुल एक टीम ऐसी है जिसकी वजह से ये सारा चढ़ है।
मैं आपको बता रहा हूँ, पर आप सुबह पढ़ लेंगे, इस पे एनालिसिस पढ़ लेंगे, आप क्या एनालिसिस सुनते भी रहे हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के जो बाहर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट से, तो वो हफीज पाशा साहब हैं या बड़े और जिस तरह समीर फारूक साहब बहुत से कमेंट करते हैं आपके चैनल पे, तो पहले ही से लग रहा था कि किसी तरीके से हमें वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं जरा कंवल साहब की तरफ आता हूँ। राना साहब, जो आपने बात की है, कंवल साहब, एक चीज जो है वो ओवरऑल की, एक तो ये बात भी सामने है कि जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से राना साहब ने भी कहा और ओवरऑल भी, कि अगर गवर्नमेंट कोविड का कवर ले रही है तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, बिकॉज उससे पहले भी सिचुएशन ठीक नहीं थी। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी बहुत ही कम तरीन पे चली गई है, इन्फ्लेशन आपकी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, माइनस पे चली गई है, माइनस मैं सिर्फ लोएस्ट है ना, लोएस्ट तो फिर वो उसके अंदर माइनस ले लें या कम ले लें, लेकिन वो जो कम तरीन सतह पर वही होती है कि सबसे लोएस्ट है वही है। तो कंवल साहब, इस चीज को कैसे आप देखती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आपकी खुद आपकी अपनी फिगर्स है, ये मेरी या किसी और की तो फिगर्स नहीं है ये। अब पहले भी मैंने काफ़ी लंबी सुनी है बातचीत औरिया जान मकबूल साहब की, इधर भी आपने टाइम दिया, तो मुझे अगर आपने आर्ग्यूमेंट का टाइम देना तो मैं शुरू करूं, नहीं तो मैं बैठी रहूंगी आराम से इंतजार करूंगी कि मेरी सिर्फ शिरकत है और बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे आपने काइंडली टाइम दीजिएगा पूरी आर्ग्यूमेंट का। आप पहले ही जस्टिफिकेशन या पहले ही आप जो है वो बता देती हैं, आपको चूंकि बुलाया है इसलिए बिल्कुल आप दें जी, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करें, आर्ग्यूमेंट के लिए बुलाया आपको। अच्छा देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि राना साहब की तो तनकीद मैं बिल्कुल भी 1% लेने को इसलिए तैयार नहीं हूँ कि ये उस पोजीशन में नहीं है कि ये हमारे पे तनकीद करें। मैं एक क्विकली आपको ना जरा वो पुरानी फिगर दिखा दूं, जिस दिन हमने इकोनॉमी को लिया है पाकिस्तान की, इन्होंने 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा, 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये औरिया जान साहब बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्रियां बता रहे थे 1970 की, और ये बजट्स भी बनाते रहे, ये इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट कभी आज तक नहीं हुआ। इतना 1250 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड और वो तमाशे करके गए हैं कि वो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे, कोरिया की मिसालें और दूसरी हमें भी बड़ी पता है, लेकिन पहले जरा तस्वीर असली देख लें कि है क्या, हमें मिला क्या है और इनहेरिट हमने क्या किया और वहां से हम लेके कैसे चल रहे हैं। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट कितना है जी? इंपोर्ट्स कितनी थी आपकी? 62 बिलियन डॉलर की। एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं? मर मर के 21 से 22 अरब डॉलर की। और उसके बाद जो इसहाक डार साहब हैं, जो बाहर से बैठ के बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं और बड़ा जबरदस्त साइंसदान थे इस मुल्क के, 24,000 अरब वो झोंक के गए थे पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की वजह से। इसकी वजह से ये हुआ था कि आपका जो करेंसी है वो ओवररेटेड थी। डॉलर को स्टेबल रखने के लिए इन्होंने सारा आपके जो रिजर्व्स थे वो खाली करके झोंक दिए और रिजर्व्स के लिए फिर बाहर से जाके कर्जे लिए, जिसके ऊपर आपने डेट रिटायर करने के लिए हमारे लिए छोड़ दिया। जो पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत ने 5,000 अरब जो है वो हमने रिटर्न किया डेट का, जो आज तक इन्होंने किया नहीं था। तो इन्होंने तो माइंस लगाई थी इकोनॉमी की। तो ये याद रखा करें कि हमें कोई पेरिस की या कोई बहुत जबरदस्त किस्म की दुनिया की जिसमें पर कैपिटा इनकम बड़ी फिट हो, जीडीपी जो आर्टिफिशियल इन्होंने कंजम्पशन ओरिएंटेड बनाई हुई थी, कंस्ट्रक्शन बेस, और जो किस वजह से हीट अप इकोनॉमी ये यहाँ पे हैंड ओवर करके गए थे। जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही है तो आप कहाँ से 5.8 का रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं? आपकी अर्निंग तो हो नहीं रही है, सिस्टम में पैसा आ कहाँ से रहा है? सारे तो कर्ज और कर्जे भी ऑप्टिमम लेवल पे ये लेके जा चुके हैं। अच्छा, अब औरिया जान साहब की तरफ मैं आऊंगी। इन्होंने कहा जी इंडिया से हमारा मुकाबला नहीं। कैसे हमारा मुकाबला नहीं है इंडिया की? आप जरा एक दफा वो IMF के पास गए हैं कंसिस्टेंटली, सिवाय पिछले साल के 8.1 तक उनका जो है वो ग्रोथ रेट रहा है, और हर चीज में इस रीजन में उनकी इकोनॉमी हमारे से 6 गुना आगे चल रही है। तो हम कैसे उनसे कंपैरिजन ना करें? हम इंडिया और बांग्लादेश की मिसालें सुनते हैं इस इलाके में, और अभी हम कहेंगे जी वहां पर ठीक है उनके टॉयलेट्स का इश्यू होगा, लेकिन हमने तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो दुनिया में रिफ्लेक्शन दिखाई जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स पे दिखाए जाते हैं, IMF को दिखाए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक को दिखाए जाते हैं, ADB को दिखाए जाते हैं, उस पर हमने बात करनी है। तो ये, और आपकी मोडीज में जो आपकी रेटिंग थी या आउटलुक थी वो C कैटेगरी की थी, नेगेटिव में आप थे। आप टेरर फाइनेंसिंग में ब्लैक लिस्ट में थे। उसके अलावा आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ब्लूमबर्ग आपकी जो है वो क्या आपको रेटिंग दे रहा होता था। इन सब ने आपको पिछले 6 महीने पहले बेहतरीन रेटिंग दी है। मूडीज ने आपकी आउटलुक क्यों चेंज की? वो हमारी फूफी के बच्चे तो हैं नहीं है, वो तो देखते हैं बुक्स पे तो करते हैं। IMF ने यहाँ पे आके सारा एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दी। क्यों दी?
21वीं दफा IMF के पास गए हैं। आखिर ये इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो तजर्बाकार हैं समेत हफीज पाशा साहब के, जो इस वक्त बाहर बैठ के इतनी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी अचीवमेंट्स पूछूंगी जब उन्हें मौका मिला हुआ था काम करने का, और जब वो बैठे हुए थे हुकूमती बेंचेस में, तो अचीव क्या करके गए हैं, क्या देके गए हैं पाकिस्तान को। सो बातें करना, झूठे ये लिख देना, कईयों को ये कह के लिखवा देंगे और तनकीद बराए तनकीद करना एक पाकिस्तान है। मुझे एक मिनट, नहीं मुझे पहले बात करने दे। और ये साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आप बाद में लीजिएगा, मुझे बात करने दे, मुझे हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू देने दे। तो खत्म हो जाएगा 80% आप अगर सर्कुलर 80% अगर आप कर्जों में डूबी हुई मईशत, और हम डिफॉल्ट के ऊपर खड़े हुए थे जब हमें मिला है, डिफॉल्ट पे से हमने इसको अवॉइड किया है और स्टेबलाइजेशन। कमल साहब, ये सब चीजें आपको पता थी ना? कोविड का हम कवर, अच्छा ये सब चीजें आपको पता थी, ये सब बातें आपको पता थी? नहीं, ये बातें आपकी हुकूमत को नहीं पता थी? कोविड-19 नहीं, मेरा सवाल ये बातें आपकी हुकूमत को नहीं पता? काफी सारी चीजें हमें नहीं पता थी जो बिलो द कार्पेट थी। ये कैसे हो सकता है? फिर आपने नया पाकिस्तान का जो नारा दिया, आपने कहा मैं इतने अरब हम वहां से ले आएंगे, हम इतनी चीजें वहां से ले आएंगे, हम ये चीजें हमने नया पाकिस्तान का नारा दे के गुनाह किया है। लेकिन फिर आप ये तो फिर आप ये तो ना कहना, फिर आप, मैं सुन रहा हूँ ग्लोबल रिफ्लेक्शन जो है इस वक्त कमल साहबा, मैं आपको ही सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, बट मैं आपको ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको सिर्फ सुनता रहूँ। ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठा है चाइना, जिसकी मिसालें। अच्छा फिर जीडीपी आपकी माइनस में क्यों गई? आपकी ग्रोथ माइनस में क्यों है इस वक्त? माइनस में नहीं है, 2.9 की हमने रिफ्लेक्शन, आपकी रिफ्लेक्शन दी है ना, लेकिन आपकी मिनिस्टर करने देंगे तो ठीक है, आप बोल लीजिए। कमल साहबा ये तो बात हो गई ना, ये तो अगर आपने सिर्फ स्पीच करनी है तो फिर हम सब खामोश हो जाते हैं, फिर हम आपकी स्पीच सुन लेते हैं। नहीं, आपने स्पीचेस करवाई है ना जी, आपने स्पीचेस करवाई है, तो मैं सबको बात कर रहा हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा नहीं सबको दे रहा हूँ मौका में। नो आई नो, नहीं वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सबको बराबर टाइम दे रहा हूं चीजें, लेकिन आप अगर एक चीज के ऊपर बात करिए, मैं जितना टाइम आपको दे रहा हूं और यस आपको, लेकिन मुझे अगर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और मैं किसी और का पॉइंट ऑफ नहीं ले सकूंगा तो फिर फायदा क्या है चीज का? भाई आपकी भी ग्रोथ है, माइनस के अंदर इन्फ्लेशन आपकी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 20 सालों में पहली दफा हुआ है प्राइमरी सरप्लस 194 अरब, हम 0.4% ऑफ द जीडीपी गए हैं, यानी कि जो खर्चे हम मिनिस्ट्रियों में और इधर उधर होते चले थे। मैं औरिया साहब को मुझे लेना होगा, आई हैव टू टेक औरिया साहब ऑन दिस स्पॉट। औरिया साहब इस चीज में मुझे बताइएगा कि कमल साहबा कहती हैं कि जी हमें इंडिया की मिसाल कंपैरिजन जो है वो क्यों ना हम उनको दें, और वो कहती हैं जी कि इस चीज के ऊपर हमारी अचीवमेंट्स हैं, रिफ्लेक्शन 2.9 की वो कह रही है जीडीपी की। और सब योर टेक ऑन इट सर। $3 बिलियन रह गया आपका, 73% उसमें। और ये साहब बुनियादी लड़ाई यही है, आप सुन लें, अब बुनियादी लड़ाई यही है कि एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ जो इकोनॉमिस्ट पेश करते हैं, और दूसरी होती है कि आप पब्लिक को किस हद तक उसको ट्रांसलेट करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा मसला यही है दुनिया पूरी के अंदर कि जो दुनिया के अंदर बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी झोंपड़पट्टी है, सबसे ज्यादा पॉवर्टी वहां पर है, लोगों को ट्रांसलेट नहीं हुई। इसलिए कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं जिसको कहा जाए कि इंडिया के साथ हमें कंपैरिजन करना है। आपके पड़ोस में और बहुत सारे मुल्क उनको कंपैरिजन क्यों नहीं करते? ईरान 7 मुल्क है, मैं वहां रह के आया हूं, आप अंदाजा करें, हैरान कुन दुनिया की बेस्ट पॉसिबल हेल्थ सर्विस है, प्राइमरी हेल्थ सर्विस। और किस जमाने में किए? जब दुनिया पूरी ने सैंक्शंस लगाई हुई थी उनके ऊपर। जब दुनिया का इस वक्त हर साल कोई एक आदमी नोबेल लॉरेट के लिए उसके लिए नॉमिनेट होकर वहां के जाता है, एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बिल्टअप किया। उसके बाद एक और बात आपको अर्ज करूं, पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने बड़ी मजेदार बातें की हैं कि हमेशा कायद-ए-आज़म को 1947 में जो मुल्क मिला था उसके अंदर खजाने से 1 रुपया नहीं था उनके पास दिया गया, इंडिया ने रख लिया हुआ था। सिस्टम खत्म था, 3 कारखाने थे, कुछ नहीं था। आप अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर अब तक 60 की ग्रोथ है। किसी ने आज तक खड़े होकर कायद-ए-आज़म ने, लियाकत अली खान ने कहा कि हमें मुल्क टूटा हुआ मिला, हमें फलाना मिला, हम रोलते हैं, हम ये करते हैं, वो जुट गए। आप अंदाजा करें कि मैं आज भी मुझे तकलीफ होती है 70s में जो किताब हम पढ़ते थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जो यूनिवर्सिटीज में ELPS की जो इंग्लैंड में पढ़ाई जाती थी, उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान का केस डिस्कस होता था। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर डिस्कस होता था। और ये सब वी हैव टू क्लोज इट सर। और ये साहब आई एम रियली वेरी सॉरी बट वी हैव टू क्लोज इट। इसके अंदर वक्त की कमी है, लेकिन इसी चीज के ऊपर जरा बात करेंगे और इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इसी चीज के ऊपर बजट जनाब आ जाए, डिस्कशन मजीद रहेंगी। कमल साहब आपका शुक्रिया, और ये साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, और रान तनवीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।
हैं।